नमस्कार मित्रों, मैं नवनिर्माण एकेडमी से दिनेश गौतम। आज की क्लास में हमारा विषय है हिंदी में संज्ञा। देखिए मित्रों, संज्ञा आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई, उत्तर प्रदेश पटवारी और एसएससी जीडी की परीक्षाओं में आता है, पीसीएस की परीक्षाओं में भी आता है। तो आज का टॉपिक है हमारा संज्ञा। इसे हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, संज्ञा संज्ञा की जो परिभाषा है, संज्ञा की परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण और भाव, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखिए, इनके मैं एक एक करके उदाहरण देता हूं। व्यक्ति, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी गुण का नाम, किसी भाव का नाम। देखिए, व्यक्ति का नाम जैसे राम और श्याम। कोई भी वस्तु का नाम जैसे कलम, पेन। कोई भी स्थान का नाम जैसे खुर्जा, अलीगढ़। कोई भी गुण का नाम ईमानदारी, बेईमानी। देखिए मित्रों, अंतिम रह गया भाव का नाम। किसी भाव का नाम जैसे दया, करुणा, क्रोध आदि। ये सब संज्ञा होते हैं किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, गुण का नाम और किसी प्रकार के भाव का नाम। ये सब संज्ञा होते हैं। और जहाँ तक संज्ञा के भेदों की बात है, कुछ विद्वान तो मानते हैं कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं, कुछ विद्वान मानते हैं संज्ञा के 5 भेद होते हैं। मोटे तौर पर 3 भेद होते हैं और कुछ विद्वानों के अनुसार 5 भेद भी होते हैं। तो संज्ञा के भेदों के आधार पर हम बात करते हैं। देखिए, पहला संज्ञा का पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसको कहते हैं प्रॉपर नाउन। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब है किसी व्यक्ति का नाम, किसी विशेष व्यक्ति का नाम। देखो, उदाहरण के स्वरूप, उदाहरण की तरह मैं बताऊंगा आपको। किसी विशेष व्यक्ति का नाम, विशेष स्थान का नाम, किसी विशेष व्यक्ति का नाम, किसी विशेष स्थान का नाम, किसी विशेष व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम और दिन का नाम और माह का नाम। मतलब किसी का भी नाम होना चाहिए जो एक चीज को दिया जा सकता है। पहाड़ का नाम और अनेकों अनेक चीजें हो सकती हैं, जैसे किसी युद्ध का नाम। बस किसी को नाम दिया जाना चाहिए, वो सब होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो, जैसे व्यक्ति का नाम तो हो गया राम। देखिए, राम। स्थान का नाम हो गया खुर्जा, कोई और भी नाम हो सकता है।
दिन का नाम हो गया सोमवार, माह का नाम हो गया जनवरी, हिंदी के महीने भी ले सकते हैं आप जनवरी, पहाड़ का नाम हो गया अरावली, युद्ध का नाम हो गया पानीपत, और किसका नाम हो सकता है पानीपत, दिशाओं का नाम जैसे हो गया पूर्व, तो यहाँ पे हम और लिख लेंगे दिशा का नाम। तो आपको ऐसा समझना है नाम होना चाहिए किसी का भी, विशेष नाम होना चाहिए, सबको नहीं दिया जाना चाहिए। जैसे अरावली को ही अरावली कहा जा सकता है, जनवरी को ही जनवरी कहा जा सकता है, सोमवार को ही सोमवार कहा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हर दिन को सोमवार कहा जा सकता है, ऐसा नहीं कि हर पहाड़ को अरावली कहा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि हर लड़के को राम कहा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि हर युद्ध को पानीपत कहा जा सकता है। तो पानीपत पानीपत है, पूरब पूरब है, इसका मतलब एक विशेष चीज जो यूनिक है, उसके जैसा कोई और ना हो। और ना हो का मतलब कोई किसी का नाम राम हो सकता है, इसका ये मतलब नहीं है, वो तो एक साधारण बात है, लेकिन दूसरा पानीपत नहीं हो सकता, दूसरा पूर्व नहीं हो सकता। तो जहां ऐसी चीजें आती हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बनती है, इसको अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। चलिए दूसरा देखिए, पहला हो गया, अब मैं आपको दूसरा बताता हूं। दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, इसको कहते हैं कॉमन नाउन। तो ये नाउन का एक ऐसा प्रकार होता है जो एक पूरे समूह को दिया जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह समूह होगा, बल्कि पूरी जाति नजर आएगी आपको इसमें। समूह के स्थान पर अगर आप ये सोचिए, देखें कि पूरी जाति को का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए मेरा कहने का मतलब क्या है, वह शब्द जो पूरी जाति का प्रतिनिधित्व करता है, जातिवाचक संज्ञा होता है। आप कैसे समझेंगे इसे? आप इसे ऐसे समझिए, जैसे हमने पहला एग्जाम्पल लिया था राम। तो राम क्या है? एक लड़का है, जैसे राम, तो राम एक लड़का है। तो अब आप ऐसा समझिए, यहाँ पे हम उदाहरण लिख दिए हैं लड़का, तो ऐसा समझिए पूरी दुनिया के लड़कों को लड़का कहा जा सकता है। तो लड़का एक जाति हो गई, एक विशेष वर्ग हो गया है। जैसे लड़की, अब लड़की का नाम कमला हो सकता है, लड़की का नाम सीता हो सकता है, लेकिन जब कमला और सीता होगा तो वह प्रॉपर नाउन होगा, अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन जब आप लड़की बोलेंगे तो तब वह जातिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि पूरे के पूरे वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है ये नाम। जैसे युद्ध, अब हमने वहां पर उदाहरण लिया था पानीपत का युद्ध, तो युद्ध का हिस्सा है पानीपत। सभी युद्धों को युद्ध के नाम से पुकारा जा सकता है। जैसे पहाड़, जैसे शहर, जैसे गांव। तो किसी गांव का नाम हो सकता है आजमपुर, समसपुर, रूपनगर, लेकिन उन सब गांवों को गांव कहा जाएगा, शहरों को शहर कहा जाएगा। लेकिन जैसे खुर्जा वो शहर है, तो शहर, पूरी दुनिया के शहरों को शहर कहा जा सकता है, ये समझाना चाहता हूं मैं। अगला उदाहरण देखिए, गाय, कुत्ता, बिल्ली। आपकी बिल्ली का कोई नाम हो सकता है, लेकिन पूरी प्रजाति का प्रतिनिधित्व करती है बिल्ली। और उदाहरण ले सकते हैं स्कूल, तो स्कूल अलग अलग होते हैं, पूरी दुनिया के स्कूलों को स्कूल कहा जा सकता है। धर्मशाला,
और भिन्न भिन्न नाम हो सकते हैं। मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। हम लेते हैं तीसरा नाउन। देखिए तीसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, ये संज्ञा का तीसरा प्रकार है भाववाचक संज्ञा। देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है। ऐसे शब्द जिनसे गुण, अवस्था, भाव, दशा का ज्ञान होता है। जिनसे गुण, अवस्था, कोई भाव, कोई दशा का ज्ञान होता है, वो भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण लिख लेते हैं हम। दया, बुढ़ापा, बचपन, और उदाहरण देखिए ईमानदारी, बेईमानी, गुण ईमानदारी, बेईमानी, जवानी। आप देख पा रहे होंगे, आप समझ पा रहे होंगे भाववाचक संज्ञा को। और उदाहरण दिए जा सकते हैं गरीबी, घबराहट, सजावट। गरीबी, घबराहट, सजावट आदि। सजावट, यह है भाववाचक संज्ञा। चौथा प्रकार, संज्ञा का चौथा प्रकार, संज्ञा का चौथा प्रकार होता है समूहवाचक संज्ञा। देखिए समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। ऐसा शब्द जो पूरे एक समूह का ज्ञान कराता है। वह शब्द जिससे पूरे समूह का ज्ञान होता है। जैसे पूरे समूह का ज्ञान जैसे किससे होगा? आर्मी। देखिए आर्मी, उदाहरण लिख लीजिए, उदाहरण देख लीजिए। आर्मी एक समूह होता है। दूसरा जैसे कक्षा, बच्चों का समूह होता है। जैसे झुंड, कोई भी प्राणियों का समूह होता है। भीड़, ये सारे के सारे जो उदाहरण हैं ये समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। परिवार, एक और लिख लीजिए, परिवार भी समूह होता है लोगों का। परिवार नोट करते रहना आप, चाहे तो ये साथ के साथ सीख लीजिए। हमारा चौथा नाउन हो गया है, चौथा संज्ञा हो गया। अंतिम संज्ञा, अंतिम प्रकार बचा है संज्ञा का। देखिए आते हैं अंतिम प्रकार पर। आप अच्छी तरह तैयारी करते रहिएगा बच्चों। जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसके अच्छी तरीके से नोट्स बनाते रहिएगा। अंतिम है द्रव्यवाचक संज्ञा। अंतिम है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ऐसा शब्द, वह शब्द जिससे नापने और तोलने वाली वस्तुओं का ज्ञान होता है।
वस्तुओं का ज्ञान होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। या सीधे सीधे कहा जा सकता है कि जो द्रव्य होते हैं, उदाहरण के स्वरूप सोना, कोई भी मेटल, सोना, चांदी, और दो उदाहरण तरल के ले लीजिए, पानी और दूध। ये द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं। तो दोस्तों सारी संज्ञाएं 5 प्रकार की होती हैं। 5 प्रकार की संज्ञाएं मैंने करा दी। कुछ संज्ञाओं में बदलाव और होता है, 2 मिनट और लगेंगे, मैं बता देता हूँ। यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं, बनते हैं, बन सकते हैं। देखिए क्या मैं कहना चाहता हूँ। पहली चीज़ देखिए, मैं पहला क्या, ये नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 में मैं बताना चाहता हूँ, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा बना दी जाती है। तो यहाँ पे देख लीजिए, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक। व्यक्तिवाचक का जो प्रयोग है वो जातिवाचक की तरह होता है। जिस तरीके से, जैसे देखिए, जैसे उदाहरण देख सकते हैं। पहला उदाहरण देखिए, गांधी जी। गांधी जी अपने समय के कृष्ण थे। इसका क्या मतलब है? जो ये शब्द है, गांधी और कृष्ण समकालीन तो थे नहीं। अब कृष्ण जो है एक विशेष गुण को रिप्रेजेंट करते हैं, विशेष गुण का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अभी गांधी जी के अंदर कृष्ण के होने की बात यहाँ पर कही जा रही है। तो किसी भी व्यक्ति में अगर अच्छे गुण हैं जो कृष्ण को मैच कर सकते हैं, तो उसको कहा जा सकता है कि तुम आज के कृष्ण हो, तुम हमारे समय के कृष्ण हो। तो यहाँ पे उन गुणों को, जो गुण थे, वो गुण, कृष्ण के गुण जिन भी लोगों में पाए जाएंगे उनको कृष्ण कह के एक जाति बना दी गई है। जबकि स्वयं कृष्ण एक व्यक्ति है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा की तरह हुआ है। जैसे और उदाहरण देखिए, यशोदा। यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है। एक और देखिए, तुम कलयुग के भीम हो। तुम कलयुग के भीम हो। यहां पर देखिए दोनों शब्द हैं, लक्ष्मी, भीम, और ऊपर वाले में कृष्ण। ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भीम भी एक व्यक्ति थे, लक्ष्मी भी एक व्यक्ति है, कृष्ण भी एक व्यक्ति है, लेकिन विशेष गुणों के कारण इनको जाति की तरह प्रयोग किया गया है। अब जातिवाचक संज्ञा क्या होती है आपको मैं समझा चुका हूं। नोट नंबर 2। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 में देखिए, भाववाचक को जातिवाचक में, भाववाचक को, नोट नंबर 2, भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक की तरह। देख लीजिए, ये कैसा, ये कैसे, ये कैसे पहरावे हैं। ये कैसे पहरावे हैं। आप एक शब्द देखिए, पहनावा। तो जो पहनावा शब्द है ये भाववाचक संज्ञा है, लेकिन इसको जातिवाचक की तरह प्रयोग किया गया है। इसका तात्पर्य क्या है कि आपने अगर किसी विशेष प्रकार के कपड़े पहन रखे हैं तो उन सारे कपड़ों को पहनावा कहा जाएगा। और लोग का इसका यूज कैसे किया जाएगा कि ये पहनावा ठीक है, ये पहनावा गलत है। तो यहाँ जो शब्द पहनावा है, वो पहनावा कपड़ों के लिए प्रयोग हो रहा है। किसके लिए प्रयोग हो रहा है? कपड़ों के लिए। तो कपड़े क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा होगा। भाववाचक को यहाँ जातिवाचक की तरह प्रयोग कर दिया गया है। एक और देखिए,
एक और उदाहरण देखिए, नोट नंबर 3, इसका मैं बताता हूं आपको। इसमें है जातिवाचक का व्यक्तिवाचक की तरह है, जातिवाचक का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह। देखिए कैसे, शास्त्री जी, यहां पर उदाहरण में दे रहा हूं, शास्त्री जी एक ईमानदार नेता थे। देखिए शास्त्री जी एक ईमानदार नेता थे। अब इस शब्द पर देखिए शब्द शास्त्री। संस्कृत में कोई डिग्री होती है जिसको पढ़ने के बाद व्यक्ति शास्त्री कहलाता है, या उस डिग्री का नाम ही शास्त्री होता है। इसका मतलब जितने भी लोगों ने वह डिग्री को पास कर लिया है उन सबको शास्त्री कहा जा सकता है। तो वो उन सब की एक जाति हो गई जिन्होंने शास्त्री कर रखी है, तो वो जातिवाचक संज्ञा हो गई। लेकिन यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह प्रयोग किया गया। ये शास्त्री जी का यहाँ पे तात्पर्य है हमारे प्रधानमंत्री जी, एक पूर्व प्रधानमंत्री थे शास्त्री जी। तो यहाँ पे इसका व्यक्तिवाचक की तरह एक व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ है। तो संज्ञा खत्म हो गई मित्रों। कैसी लगी संज्ञा आपको? अनुमान है अच्छी लगी होगी। अपने शुभचिंतकों, अपने मित्रों तक इस वीडियो को आप पहुंचाएं, आपको अच्छी लगी होगी मुझे उम्मीद है। इसको पसंद करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, अपने सुझाव हमें दें दोस्तों। धन्यवाद।